आदाब, गुड आफ्टरनून। खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात एक बार फिर से ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे की। ओमिक्रॉन लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। आज तकरीबन 2.5 लाख केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिसके बाद तशवीश में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो कहीं पाबंदियां हटाने की बात कही जा रही है। इस बीच अगर अमवात की बात करें तो अमवात का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले 155% पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। ये एक चौंकाने वाली बात है। तो हम लोगों को किस तरीके से अपना और दूसरों का ख्याल रखना है, इस ताल्लुक से एक बार फिर से हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। रोजाना इस वक्त हम अपने नुमाइंदों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कुछ ओमिक्रॉन का हाल है और इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कुछ हाल है और किस तरह से लोगों में इस वक्त शिफायाबी की शरह या फिर ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए लोगों में डर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका इशारा हमको वहीं से मिल जाता है जब लोगों की बड़ी भीड़ दिखाई देती है। लिहाजा आप भीड़ में ना जाएं, अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है 7 से 8 लाख केसेस रोजाना रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीक पर ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ होते हैं, एक डॉक्टर का पैनल भी होता है आज, इसीलिए हमने एक खास डॉक्टर को भी मदऊ किया है। स्वाति महेश्वरी साहिबा जो हैं सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। साथ ही साथ 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। सर्वेश तिवारी महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ रहे हैं। वहां पर पॉजिटिविटी रेट कितना है और रिकवरी रेट क्या कुछ कह रहा है और क्या लोगों का हाल है, जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रुख करेंगे गुजरात का, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के मुकाबले गुजरात में केसेस कम थे, लेकिन कम केसेस होने के बावजूद भी रियासती तौर पर अगर देखें तो वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फीसद के हवाले से अगर हम देखें, परसेंटेज के हवाले से, तो गुजरात में ये आंकड़ा बढ़कर 7 से 8 हज़ार होता हुआ जा रहा है। तो वहां पर किस तरीके से लोगों को मोहतात और एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है, ये सब तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते। सर्वेश तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कुछ देर कबल जिक्र किया कि गुजरात से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिनका नाम है प्रणव पटेल। तो अहमदाबाद से ही हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाज़रीन। आपको भी इस प्रोग्राम में अगर जुड़ना है तो आप इतना करिए कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबरात फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़ें। कुछ सवालात हों तो उन्हें पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ खास डॉक्टर भी होते हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद नंबरात फ्लैश होंगे और उन नंबरात को आप डायल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदों का और उसके बाद एक्सपर्ट्स की भी राय जानेंगे, क्योंकि जो लगातार ओमिक्रॉन की रफ्तार है वो डरावनी रफ्तार दिख रही है। आज तकरीबन 2.5 लाख के करीब केसेस आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ इस हवाले से पाबंदियां लगाने की, इम्पोज करने की मजीद कोशिश कर रही है या क्या इस हवाले से उनका स्टैंड है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। प्रणव को आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा। आपका इस्तकबाल करते हैं चलती रहेगी जिंदगी में वक्त देने के लिए। सबसे पहले रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस आज सर्वेश तिवारी आए हैं। देखिए, जिस तरह से 24 घंटे की कल रिपोर्ट थी, 46,000 से ज़्यादा मामले आए थे, लेकिन उस 46,000 मामलों के साथ ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान भी दिया था कि 46,000 जो मामले आए हैं वो टेस्टिंग जो हो रही, लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर आ रहे हैं कि फिर भी घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जो नियम पालने हैं वही नियम पालने हैं जो सेकेंड वेव में पाले जा रहे थे इस लोगों के द्वारा। सरकार जिनको लेकर बार बार अपील करी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें इस समय, तो अब तक फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव से लेकर अब थर्ड वेव तक तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में 14 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीन हो चुका है, जिनमें से महज फर्स्ट डोज की बात करें तो 8 करोड़ 40 लाख लोगों से अधिक लोगों का फर्स्ट डोज हुआ है। वहीं सेकेंड डोज की बात करें तो 5 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों का सेकेंड डोज हुआ है। अगर बूस्टर डोज की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों का बूस्टर डोज
कल तक जो 12 जनवरी की रोज का जो आंकड़ा है ये कल तक पूरा हुआ है। तो पूरी प्रक्रिया जो है वैक्सीनेशन की लेके वो बूस्टर डोज की हो, चाहे फर्स्ट वैक्सीन की हो, चाहे सेकंड वैक्सीन की हो, सरकार उसको तवज्जो दे रही है, बड़े पैमाने पे दे रही है। अब मसला है कि आज 4 बजे करीब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राज्य स्तर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य को लेकर बैठक ले रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र के भी स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे। और महाराष्ट्र में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बड़ी कमतरता बताई जा रही थी कि उन्होंने कल बयान भी दिया था, और आज डिमांड रखेंगे कि तकरीबन 40 लाख के करीब कोवैक्सीन की डिमांड की जाएगी, वहीं 50 लाख के करीब कोविशील्ड की मांग की जाएगी। तो ये मांग अब सरकार, केंद्र सरकार किस तरह से इस पर जवाब देगी उस पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद ये भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ नई वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होगी, कितनी आपूर्ति होगी और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जब मीटिंग होगी तो इस मीटिंग के हवाले से रियासतों को क्या कुछ मिलता है। रुख कर लेते हैं गुजरात का। प्रणव हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। प्रणव, गुजरात में आज का केस कल के मुकाबले किस हद तक रिकॉर्ड किया गया है और सरकारी सतह पर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? मैं आपको कह सकता हूं कि गुजरात में जिस तरह से कोरोना का जो कहर है वो लगातार यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 24 आवर्स में जो अंक यहां सामने आए वो डरावने हैं, क्योंकि 10,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग गुजरात में लास्ट 24 आवर्स में यहां पर दर्ज किए गए। ये सबसे बड़ी चैलेंज सरकार के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से कल 14 तारीख है, 14 जनवरी को गुजरात में काइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया जाता है। ये सबसे बड़ा फेस्टिवल गुजरात के लिए होता है, इसलिए फिर एक बार सरकार ने यहाँ पर पाबंदी भी लगा दी है। ये सबसे बड़ी बात है। साथ में ही सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू है उसमें भी जो इजाफा है यहाँ पर सरकार ने किया है। पहले ये रात को 12 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू था, लेकिन अभी ये जो कर्फ्यू का टाइम है वो भी रात को 10 से सुबह 6 बजे का कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। साथ में ही जिस तरह से कोरोना के जो अंक है यहाँ जो बढ़ रहे हैं, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। साथ में सरकार के लिए ये भी एक चैलेंज है कि इस मौसम में, इस माहौल में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का जो प्रोजेक्ट है वो लगातार बढ़े। इसीलिए सरकार ने अलग अलग आयाम यहाँ पर लगाए हुए हैं। खुद राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जो राज्य के सूबा है, वो खुद लोगों को अपील कर रहा है कि आप वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े। तो साथ में ही सरकार ने एक सबसे बड़ी यहाँ पर मास्क ड्राइव है, ये मैं बता दूं, क्योंकि गुजरात में मास्क ड्राइव सबसे ज्यादा चल रही है। गुजरात में जो माना जा रहा है, जिस तरह से मास्क ड्राइव में जो भी मास्क नहीं पहनता उनके सामने 1000 की पेनल्टी लगाई जा रही है। जो भी रोड पे जा रहा है उसको पुलिस काम कर रही है। साथ में ही जो स्थानिक प्रशासन है वो भी इस काम में जुड़ा हुआ है। लोगों में इसकी अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा लोग में अवेयरनेस बढ़े, इसका काम ये किया है कि गवर्नमेंट है वो कर रही है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि लास्ट 24 आवर्स में 10,000 से भी ज्यादा केस बढ़ गए हैं, जो कि तशवीशनाक बात है रियासती सरकार के लिए। अब सवाल ये उठता है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो क्या वैक्सीनेशन ड्राइव ऐसे तरीके से चल रहा है, क्या रियासतों को मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अब बच्चों को भी वैक्सीन 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, तो कहीं वैक्सीन की किल्लत तो नहीं है और बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। स्वाति महेश्वरी साहिबा हमारे साथ जुड़ रही हैं खास एक्सपर्ट के तौर पर। कोरोना संकट के बीच मरकजी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है जो नाज़रीन को बताना भी बहुत जरूरी है। इलाज से जुड़ी दवाओं की जानकारी के लिए लाइव डैशबोर्ड बनेगा। ये कितना अच्छा कदम है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन कम केसेस आए। क्या इससे पहले डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को यह अंदेशा था, अंदाजा था कि ऐसे ही केस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए पेशेंट गोई पहले की गई थी कि आने वाले दिनों में 7 से 8 लाख केसेस भी दर्ज किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल सना, शुक्रिया। देखिए, ये बात तो साफ तौर से समझनी होगी कि तीसरी लहर की बातें लगातार पिछले कुछ महीनों से हम लोग कर ही रहे हैं, और वहीं जैसे ही साउथ अफ्रीका में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की मुहर लगाई, तभी से लगातार ये चिंताएं बढ़ गई थी कि अब ये नया वेरिएंट दोबारा हमारे भारत में प्रवेश कर सकता है और इसकी वजह से हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ सकते हैं। और वही अब हम देख भी रहे हैं कि तीसरी लहर भारत में शुरू हो चुकी है। और देखिए, पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 80 ऐसे जिले हैं जो पहले 5% पॉजिटिविटी पे थे, पर अब
300 ऐसे जिले हो गए। तो हम समझ ही सकते हैं कि कहाँ 80 और कहाँ 300 एक हफ्ते के अंदर। तो बहुत तेजी से यह संक्रमण भारत के विभिन्न राज्यों में बढ़ रहा है और इसलिए ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि एक तरफ जहां हम ये जरूर कह रहे हैं कि माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन वहीं संभावनाएं आगे चल करके हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ने की भी हैं। आज महाराष्ट्र में ही एक उन लोगों ने साफ तौर से, सरकार ने ये बात बोली है कि आने वाले जो ये महीना है इसके अंत में वो हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं और अभी से उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कुछ हद तक बढ़ गई है पहले के मुकाबले। तो आने वाले वक्त में हम ये ज्यादा होते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ग्रुप है वहां तक जब ये संक्रमण पहुंचता है और जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं तब तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता की आज भी हमें जरूरत होगी और खास तौर से जो नई स्टडीज बता रही हैं कि जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन की लगवाई हुई हैं, उनके अंदर जो बीमारी की तीव्रता है वो काफी कम है, उनको माइल्ड सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं और अभी तक जो मृत्यु हुई है भारत में और जिन लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ी है उसमें से लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। तो साफ तौर से ये झलक रहा है कि वैक्सीन लगवाने से आपको काफी हद तक सुरक्षा मिल जाती है, बीमारी की तीव्रता से बहुत सुरक्षा मिलती है। इसलिए अभी भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर वैक्सीन लगवाएं और हिचकिचाएं नहीं इसको लेकर के, और कोई संशय अपने मन में ना रखें। और साथ ही इस बार बच्चों को भी काफी हद तक सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि हम एज डॉक्टर जरूर ये बात बोल सकते हैं कि बच्चे बहुत तादाद में। बिल्कुल, एक सवाल और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस गुज़िश्ता दिनों जारी की कि कोविड पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स में आने वाले लोग टेस्टिंग ना भी कराएं तो चलेगा, यानी फिर उन्हें कराने की जरूरत नहीं है। अब लोगों के जहन में सवाल उठता है कि एक वक्त था जब आईसीएमआर गाइडलाइंस जारी कर कहता था कि अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो टेस्ट जरूर कराएं, टेस्ट पर ही सारी बातें निर्भर होती थी। और ये बात भी हकीकत है कि अगर आपको सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से जानकारी चाहिए और हिंदुस्तान में कितने पॉजिटिव मरीज हैं तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। लेकिन अब आईसीएमआर कह रहा है कि टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में लोगों के जहन में 2 अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पहले तो कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि नहीं, आखिर क्यों, ऐसा क्यों, क्या समझती हैं आप, लोगों को क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए आपका सही सवाल है। एक्चुअली ओमिक्रॉन के साथ जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि 80% जो मामले हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोई लक्षण नहीं है। और इसकी वजह से भी, और आने वाले वक्त में अगर आप देखेंगे, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत में 10 लाख के आसपास डेली केसेस होंगे, तो जो है हमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग किट्स की जरूरत भी होगी। और ऐसे में अगर हम अभी से उन टेस्टिंग किट्स को एक्सपोज करेंगे या उनको यूज कर लेंगे तो भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है। और क्योंकि स्वाभाविक तौर से देखा जा रहा है कि परिवार में अगर किसी को ओमिक्रॉन हो रहा है तो बाकी लोग भी संक्रमित परिवार में हो ही रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक जो है आईसीएमआर ने एक पहल शुरू करी है कि जिन लोगों को संक्रमण के लक्षण हैं या जो लोग पहले से कोमॉर्बिड हैं, यानी कि जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है, वो जरूर ये टेस्ट करा ले ताकि हम उनको समय से ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, उन्हें आइसोलेट कर सकें। और क्योंकि उन लोगों में आगे रिस्क होने की संभावना रहती है, तीव्र बीमारी होने की संभावना रहती है। लेकिन जो लोग ठीक है, जिन्हें कोई लक्षण नहीं है, वो लोग जो है अभी टेस्ट करने से रुक सकते हैं, लेकिन ऐसे में उनको आइसोलेट जरूर कर लेना चाहिए 7 दिन की। और आइसोलेशन की बात आपने कही तो याद आया कि आइसोलेशन के डेज जो है पहले कम थे, अब इसे आईसीएमआर ने घटा के 7 दिन कर दिया है। साथ ही कई लोगों का ये भी इल्जाम है कि हो सकता है कि नंबर्स को, यानी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के नंबर्स को छुपाने की कोशिश की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। ऐसे लोग दावे भी कर रहे हैं, इल्जाम भी लगा रहे हैं, ये अलग पहलू है। सर्वेश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। आप सब मास्क लगा के ही फील्ड में निकल रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो स्टूडियो में, और सभी से ये गुजारिश करते हैं कि आप कहीं भी मास्क निकल रहे हैं बाहर तो मास्क लगा के निकले, क्योंकि अपनी सुरक्षा जिसे हिंदी में कहते हैं वो अपने ही हाथ होती है। डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी सर्वेश, महाराष्ट्र में बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है, अभी वहां पर कोरोना के कुछ केसेस ज्यादा हैं, कितने जिले होंगे? देखिए, जिले की बात करें तो इस समय पूरे आंकड़े तो एक साथ महाराष्ट्र के आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों पहले जो आंकड़े लगातार 20,000 के पार आ रहे थे, वो आंकड़े अब धीरे धीरे आना कम हुए हैं। ओमिक्रॉन की बात करें तो सिर्फ मुंबई शहर में 627 मामले हैं। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 1367 मामले ओमिक्रॉन के पूरे महाराष्ट्र भर में हैं। कोरोना की बात करें तो 2,23,000 से ऊपर कोरोना के मामले हैं, और उनमें से 1 लाख के से ज़्यादा जो मामले हैं महज मुंबई के हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट, चाहे पुणे की बात करें, नासिक की बात करें, रायगढ़ की बात करें, पालघर की बात करें,
पिंपरी चिंचवड़ की बात करें, हर जगह पे थोड़े थोड़े मामले निकल कर जा रहे हैं जिनका कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आकी जाती है। लेकिन जो भयानक स्थिति सेकंड में सिचुएशन में थी वो इस बार नहीं आकी जा रही है। लोग फिक्रमंद हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डर का जो माहौल सेकंड में था वो नजर नहीं आ रहा है। सुपर स्प्रेडर है ओमिक्रॉन, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना दूसरी लहर में हमने डेल्टा को देखा था। अभी डेल्टा क्रॉन की भी बात होने लगी है, इसे हम समझेंगे। स्वाति महेश्वरी साहिबा से रुख कर लेते हैं गुजरात का। प्रणव, ये बताइएगा गुजरात में कौन से ऐसे ऐसे जिले हैं, जो मैंने सवाल अभी कुछ देर पहले सर्वेश से किया, कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं? उन जिलों के लिए क्या कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है? सना, कह सकता हूं जिस तरह से गुजरात में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद सिटी ही इफेक्ट कर रही है। मैंने जो जिस तरह बताया कि पूरे गुजरात में लास्ट 24 आवर्स में जो 10,000 केसेस यहाँ पर दर्ज किए गए, उसमें से सबसे ज्यादा जो केसेस दर्ज हुए हैं वो अहमदाबाद शहर में है। अहमदाबाद शहर में ही 4,000 से भी ज्यादा केस यहाँ पर दर्ज हुए हैं। तो माना जा रहा है जो 40% का जो ग्राफ है वो पूरे गुजरात में ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद शहर में है। उसके साथ सूरत सबसे बड़ा सिटी है, राजकोट है और बड़ोदरा, ये 4 जो बड़े सिटी है उसमें ही सबसे ज्यादा केस यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जितने भी जो छोटे गांव है, छोटे शहर है, वहां पर अभी ओमिक्रॉन हो या डेल्टा वेरिएंट हो, उसमें अभी कोई इफेक्ट नहीं हो रही। लेकिन बिल्कुल, स्वाति महेश्वरी साहिबा का रुख कर लेते हैं। अर्बन एरियाज में 2 जगह की हम बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर लें और अहमदाबाद की बात कर लें। स्वाति महेश्वरी साहिबा ने आपने सुना, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन के मामले अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी वजह आप क्या मानती हैं? साथ ही ओमिक्रॉन का खतरा अभी बढ़ा ही नहीं, ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, अब डेल्टा क्रॉन भी सामने आ रहा है। क्या है इसके सिम्टम्स और कैसे बचा जाए, और क्या है इसकी इफेक्टिविटी? बिल्कुल, देखिए सना, हम लोगों ने पहले सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में भी देखा है कि जो मेट्रो सिटीज होती हैं खासतौर से, और जो शहर होते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है और साथ ही में लोग अपने तरह तरह के काम के लिए शहर आते हैं, फिर लौट के गांव जाते हैं, तो शहर की आबादी ज्यादा होने की वजह से संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है। वहीं अगर आप देखें तो मेट्रो, बसेस, इन सब चीजों का इस्तेमाल भी शहरों में ज्यादा होता है और इस वजह से संक्रमण जब एक बार शुरू होता है तो बहुत तेजी से फैलता है। वहीं गाँव की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा खुलापन रहता है, लोग इतना ज्यादा इकट्ठे ट्रैवल नहीं करते हैं, वहाँ छोटी गाड़ियां या मोटरसाइकिल, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ संक्रमण तेजी से फैलता नहीं है। लेकिन सेकेंड वेव में भी हमारे गांव अछूते नहीं रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि धीरे धीरे शहरों से गांव की तरफ ये संक्रमण जाता ही है। और इसलिए ये गांव वाले भी ना सोचे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कोई बात नहीं, या वहां मास्क नहीं पहने तो कोई बात नहीं। तो एहतियात तो हमें सभी जगह रखना होगा, क्योंकि संक्रमण की वेव्स हैं जो धीरे धीरे एक शहर से होते हुए दूसरे शहर की तरफ जाती हैं, और इस बार ये जल्दी होगा। सेकेंड वेव में हमने देखा था कि वक्त लग रहा था एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में, लेकिन ओमिक्रॉन क्योंकि डेल्टा से भी 4-5 गुना तेजी से फैलता है, इसलिए इस बार जो है बहुत साइमल्टेनियस पीक्स आने की भी संभावनाएं हैं कि कई शहरों में इकट्ठे पीक्स आ सकती हैं। बिल्कुल, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। दूसरा, जहां आपने डेल्टा क्रॉन की बात करी, कुछ यूरोपियन देशों में अब ये देखा गया है कि क्योंकि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं, तो कुछ लोगों में दोनों ही संक्रमण मिले हैं, यानी कि एक व्यक्ति डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों से संक्रमित हुआ है, और इसीलिए डेल्टा क्रॉन की भी बात हो रही है। और इस बात की चिंता भी जताई जा रही है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा कि कहीं दोनों वेरिएंट्स मिल करके एक नया वेरिएंट ना बना ले। तो अभी लगातार इस बात की चिंता तो है कि कोई नया वेरिएंट ना आ जाए आने वाले वक्त में, क्योंकि ओमिक्रॉन को माना जा रहा है कि ये माइल्डर वेरिएंट है, और कहीं ना कहीं वायरस की गलती की वजह से ही, किसी वजह से ये एक ऐसा माइल्डर वेरिएंट बना है। लेकिन हम उम्मीद ही रखते हैं कि आने वाले वक्त में और संक्रमण इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी ऊपर वाले से यही करते हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रॉन के बाद कोई भी वेरिएंट ना आए, इसका खात्मा हमारे मुल्क से हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा वक्त में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यूपी में चुनावी शोर है, तो पंजाब में भी चुनाव का जोर है। पंजाब में अगर वृद्धि की बात करेंगे, इजाफे की बात करेंगे, तो 6 गुना ज्यादा
केसेस में इजाफा हुआ है, जहां पर लीडर्स पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और खास भी रहे हैं। कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। हालांकि यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी और तमाम चुनाव के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पहले ही पाबंदियां लगा दी थी। डोर टू डोर जाके आप लीडर्स मिल सकते हैं आवाम से। जब डोर टू डोर जा रहे हैं उसके बावजूद भी वो कोरोना संक्रमण पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में लीडरान को भी सोचना होगा और उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। महाराष्ट्र की हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अगर वैक्सीन के हवाले से बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है, रियासत है, सर्वेश की दूसरी लहर में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो टसल हुआ था वो महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हुआ था वैक्सीनेशन को लेकर। तो अभी वैक्सीनेशन को लेकर कोई टसल तो नहीं, कमी की बात तो नहीं राज्य कर रही है वैक्सीन की कमी की बात? देखिए, कमी की बात कल ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कही थी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की कमी की बात की थी कि खास करके जितने महाराष्ट्र के जिले हैं वहां से शिकायत आई है कि वैक्सीन की काफ़ी कमी है और वही मांग आज 40 लाख तकरीबन जो वैक्सीन है कोवैक्सीन की, साथ ही 50 लाख के करीब जो है कोविशील्ड की मांग आज राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के सामने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसमें की जाएगी। और आने वाले समय में वैक्सीन की जो डिमांड है, पहले ये जो अगर इस मांग को पूरी की जाती है तो उसके बाद और भी कितने स्टेप में कितनी वैक्सीन मंगानी है इसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर पूरी जोर दे रही है कि खतरा है या नहीं, ओमिक्रॉन हो कोरोना हो, लेकिन लोगों को बार बार सोशल मीडिया के जरिए सरकार के तरफ से बार बार जितनी हिदायत देनी चाहिए, जो अभी हल्की पाबंदियां लगाई गई हैं, लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं है, सरकार लॉकडाउन लगाने के मंसूबे पर भी खरी उतरना नहीं चाहती क्योंकि सेकेंड वेव में आर्थिक नुकसान जो हुआ था महाराष्ट्र नहीं बल्कि विश्व भर में पूरे भारत देश का नुकसान हुआ था, उस आर्थिक नुकसान से महाराष्ट्र सरकार अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। और इसीलिए लोग नियम का पालन करें, भीड़ भाड़ न करें, नियमों को ताक पर न रखें। बिल्कुल, यहाँ पर ये समझना चाहिए लोगों को कि उनके ही फायदे के लिए सरकारें इस वक्त सोच रही हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो इस वक्त मुल्क की और उनकी खुद की इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरह हो गई थी ये उन लोगों को और हम सबको मालूम है जो इस से मुतासिर हुए थे। तो अब समझने और सोचने की जरूरत है कि क्या आप फिर से तो नहीं चाहते कि मुल्क में लॉकडाउन लगे, आपके रियासत स्टेट में लॉकडाउन लगे, तो अब भी वक्त है, तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी एक बार फिर से मैं कह रही हूँ बांध लीजिए, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा क्रोन अपनी रफ्तार जो है बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुद अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। और सर्वेश आपका शुक्रिया, प्रणव आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ स्वाति साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लेकिन आपसे आखिरी सवाल में चाहूंगी कि आप इसका जवाब देते हुए जाएं कि मौजूदा वक्त में जो लोग ढिलाई, तसाहुली, लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? बार बार हम डॉक्टरों के जरिए पैगाम देने की कोशिश करते हैं, शायद वो नहीं समझ रहे हैं, तभी इतने केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने अभी कहा भी कि दूसरी लहर में हम लोगों ने बहुत तबाही देखी है और ना केवल जान का नुकसान होता है बल्कि लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी खराब होती है, बच्चों की एजुकेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। और एक तरह से देखा जाए तो मानसिक तनाव इस वक्त लोगों का इन लॉकडाउन वगैरह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसको अगर हम कम करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में हम बेहतर समय देखना चाहते हैं तो इस वक्त हम सब लोगों का एकजुट होना जरूरी है कि हम लोग लापरवाही ना करें, साथ आए, ताकि हमारी जो गाड़ी है इस वक्त वो भी चलती रहे, आजीविका भी लोग कमाते रहें और संक्रमण भी ज्यादा ना बढ़े और सरकारों को इतने सख्त कदम, लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की जरूरत ना पड़े। तो हम सब लोग मिलजुल कर अगर प्रयास करेंगे तो जरूर ये तीसरी लहर हमारे लिए उतनी घातक नहीं होगी। बिल्कुल, मिलजुल कर साथ चलेंगे तो कारवां यूं ही बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेश अपना ख्याल रखिए, प्रणव आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वाति साहिबा तो ख्याल रखने के लिए सभी को बोलती ही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी मास्क के साथ और एहतियात के साथ। आदाब।